जय हिंद दोस्तों। हर इंग्लिश लर्नर के दिल में आने वाला ये सवाल और ये सवाल का जवाब वो हमेशा ढूंढते रहते हैं। और इस सवाल का सही और सटीक तरीके से आंसर अगर आपको मिल जाए ना, तो आपकी लैंग्वेज लर्निंग की जर्नी जो है वो बड़ी तेज़ी से होगी, एक्यूरेट होगी, स्पीड होगी और फ्लुएंसी आप बड़ी जल्दी हासिल कर लोगे। ना सबसे बड़ा सवाल है कि सर, मैं इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कैसे करूँ? मेरे साथ इंग्लिश बोलने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए कोई नहीं है। हालांकि ये अप्रोच आपका बिल्कुल सही है, सटीक है, लेकिन आपको इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस किस सिचुएशन में या फिर किस स्टेज में आपका माइंड होने के बाद करनी चाहिए, इस बात पर डिपेंड है कि आपकी लैंग्वेज लर्निंग की जर्नी कितने जल्दी आप तय करोगे, फ्लुएंसी कैसी होगी, स्पीड और एक्यूरेसी आपकी कैसी रहेगी, वो उसी चीज़ पर डिपेंड करता है। आई नो मैं जो चीज़ें कह रहा हूँ शायद थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है आपको, लेकिन मोटा मोटी आपको इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कब करनी चाहिए और आपको इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कब नहीं करनी चाहिए, ये इस वीडियो का सार आज होगा। नाउ इस आंसर को समझने के लिए आपको लैंग्वेज लर्निंग का फ्लुएंसी रोड मैप आपको समझना है। आपने जिस तरीके से आपकी मदर टंग सीखी है, उसी तरीके से, वही माइंडसेट से, वही अप्रोच से अगर आप लैंग्वेज को, इंग्लिश को एक्वायर करोगे, लर्न नहीं करना है, एक्वायर करना है ना। अब लर्निंग यानी सीखना और एक्वायर यानी विद्या को अवगत करना। इंग्लिश बोलना एक विद्या है, ये सीखने से नहीं, एक्वायर करने से आएगी, क्योंकि अवगत की भी चीज़ें मरते दम तक साथ होती है। पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है। नाउ अभी लैंग्वेज को एक्वायर करना है तो कैसे करना है, ये भी इस रोड मैप से आपका क्लियर हो जाएगा। नाउ चलते हैं। देखो, आपने आपकी मदर टंग जो सीखी है ना, वो शुरुआत हुई है आपकी लिसनिंग से। Remember, key to your English fluency is only listening, listening and only listening. Not reading, not writing, not practicing. ये तीनों भी चीज़ें आपकी लैंग्वेज की एक्वायर करने की जो क्षमता है, इसको नष्ट कर देगी। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने आपकी मदर टंग सुनी, उसके बाद ही तो आपकी ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग की पावर बढ़ी, राइट? अगर कोई आपसे कुछ बोलेगा इंग्लिश में तो वो आपको अंडरस्टैंड जल्दी होना चाहिए और वो प्रोसेस भी जल्दी होना चाहिए। सो ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग की प्रोसेस, ये जो है, इस स्टेज में अगर आप हो तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। नाउ लिसनिंग से आपकी ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, उसके बाद आपकी बढ़ेगी प्रोसेसिंग पावर। प्रोसेस भी करना सीखोगे आप। देखो, मैं अगर चाइनीज़ में आपसे कुछ कहूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप उस पर प्रोसेस नहीं कर सकते। प्रोसेस नहीं होगा तो आपका आउटपुट नहीं मिलेगा। ये सिंपल नेचुरल मेथड है, अनरिटन है, बुक्स में ये लिखी नहीं गई है, लेकिन हमारी प्रोग्रामिंग इसी तरीके से है। सो लिसनिंग से ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद आपकी प्रोसेसिंग पावर बढ़ेगी। सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है वो समझ में आएगा, उसके बाद फिर आपका अर्ली स्पीच प्रोडक्शन होगा। आप जुबान से बोल नहीं पाएंगे इस स्टेज में, लेकिन आपके ब्रेन में वो स्पीच प्रोडक्शन होने लगेगा। हालांकि हल्का हल्का एक एक दो दो सेंटेंसेस में वो आने भी लगेगा। नाउ इस स्टेज में अगर आप हो तो भी आपको इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आती है बैबलिंग की स्टेज। बैबलिंग की स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्टेज में आप एक एक दो दो वर्ड को असेंबल करना सीख जाते हो। छोटे बच्चे नहीं, 1-2 साल के, दादा, मामा, काका, बाबा, इस तरीके के वर्ड्स वो बोलना शुरू कर देते हैं, बैबल करते हैं, बड़बड़ करते रहते हैं। सो वो बैबलिंग स्टेज आपकी आएगी। नाउ अगेन इस स्टेज में भी आपको इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस नहीं करनी है। नाउ आपका ब्रेन किस स्टेज में है ये नापने की कोई भी मशीन या फिर कोई यूनिट नहीं है। बट मोटा मोटी मैं आपको कहूँ कि अगर आपको इस मैप पर आपका ब्रेन कहाँ पर है ये अगर आपको चेक करना है तो सिंपल चीज़ है। अगर सामने वाला इंसान अगर इंग्लिश में आपसे कुछ बोल रहा है, 95% अगर आपको उसका समझ में आ रहा है, 5% जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो सेंटेंस के आगे के और पीछे के पार्ट को एनालाइज करके आप अगर समझ लेते हो, दैट मीन्स आपकी ये स्टेज कंप्लीट है, ये भी स्टेज कंप्लीट है। और अगर उनको जवाब देने के लिए 3 सेकंड के अंदर
अगर आपका स्पीच शुरू होता है 3 सेकंड के अंदर अगर आप बोलने लगते हो तो प्रोसेसिंग भी फास्ट है आपकी और आपका अर्ली स्पीच प्रोडक्शन के साथ बैबलिंग स्टेज भी कंप्लीट है। यहां से आपको इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस ज़रूरी है ना। बैबलिंग स्टेज के बाद आती है सबसे इंपॉर्टेंट सर्वाइवल स्पीच। मेरा बेटा दिल्ली अभी 10 साल का है। हम अभी उसने जितनी मराठी हिंदी बोलनी थी, जितनी सीखनी थी, जितनी एक्वायर करनी थी उतने उसने एक्वायर की है। अब वो लाइफ में बिना कोई फैंसी वोकैबुलरी वर्ड्स को सीखे बगैर अपनी लाइफ आराम से गुजार सकता है, आराम से बिता सकता है। हालांकि वो कभी इंटरव्यूज़ में अच्छे से क्रैक नहीं कर पाएगा इंटरव्यूज़ को, वो किसी को लीड नहीं कर पाएगा, मोटिवेट नहीं कर पाएगा, स्पीच नहीं दे पाएगा, प्रेजेंट खुद को लोगों के सामने अच्छे तरीके से इंटेलिजेंटली नहीं कर पाएगा। उसको अपनी नॉर्मल लाइफ ज़िंदगी जीने में कोई भी कठिनाई या प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो बैबलिंग के बाद जो स्टेज आती है ना, वो है सर्वाइवल स्पीच। सर्वाइवल स्पीच में सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस पर। नाउ सर्वाइवल स्पीच के बाद आती है आपकी इंटरमीडिएट लेवल की स्पीच। नाउ अगर आपको इंटरव्यूज़ देने हैं, आपको स्पीच देना है, प्रेजेंटेशन देना है कस्टमर, क्लाइंट्स या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या फिर बिजनेस में आपको डील्स क्रैक करनी है, तो आपका इंटेलिजेंट साउंड होना बहुत ज़रूरी है। याद रखो, अगर आप किसी काम में परफेक्ट हो और अगर आप आपके काम के बारे में सामने वाले इंसान को अगर इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे हैं, तो सामने वाले इंसान को ये लगता है कि आप आपके काम में परफेक्ट नहीं हो। वहाँ पर आपको इंटरमीडिएट लेवल की स्पीच फ्लुएंसी आना ज़रूरी है। सर्वाइवल स्पीच के बाद आएगी आपकी इंटरमीडिएट लेवल की स्पीच और इंटरमीडिएट के बाद आएगी आपकी एडवांस इंग्लिश फ्लुएंसी। नाउ अभी आप में से बहुत सारे लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन कुछ गिने चुने टॉपिक पर, जैसे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योर फैमिली, टेल मी अबाउट इंडिया, टेल मी अबाउट योर फेवरेट मूवी, टेल मी अबाउट योर फेवरेट एक्टर, राइट। इन टॉपिक पर बोल सकते हैं, लेकिन इसके अलावा मैं अगर आपसे बात करना चाहूँ साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिशियन, करंट सिनारियो, ग्लोबल वार्मिंग, वर्ल्ड वॉर 3, तो इन टॉपिक पर आप नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इन टॉपिक की स्मार्ट वर्ड्स की लिस्ट आपके पास नहीं है, वो टर्मिनोलॉजी आपके पास नहीं है और वो नॉलेज आपके पास नहीं है। और अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो इंग्लिश छोड़िए, आप आपकी मदर टंग में भी नहीं बोल सकते। अगर आप डिसएग्री करते हो तो नीचे कमेंट में आप लिखिएगा आई डिसएग्री। मैं आपको आपकी मदर टंग के हज़ारों टॉपिक देता हूँ जिसका आपको नॉलेज नहीं है ना, 4 दोस्तों के सामने भी आप नहीं बोल पाएंगे। सो इन दी एंड नॉलेज ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। नॉलेज अगर है तो वो आपकी लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और यही तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इंग्लिश बोल सकते हो दैट मीन्स आपका नॉलेज इंग्लिश में है। आप सी 2 लैंग्वेजेस बोलना, स्पीकिंग 2 लैंग्वेजेस इज़ लाइक हैविंग 2 सोल्स, 2 आत्माएं होने जैसी चीज़ है। सो इसीलिए आपका अप्रोच जो है लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए नेचुरल होना चाहिए। मैंने 10 साल का रिसर्च किया है और ये रोड मैप मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है। क्विकली एक बार रिकैप कर लेते हैं। हम लिसनिंग से आपकी इंग्लिश एक्वायर करने की जो एबिलिटी है उसको शुरू करेंगे। यहाँ से शुरू होगा आपका रास्ता, ये जाएगा सबसे पहले ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग पर। ऑब्जर्वेशन अंडरस्टैंडिंग आपकी इंप्रूव होने के बाद आपकी प्रोसेसिंग पावर थोड़ी सी फास्ट होगी। अभी आपकी रिस्पॉन्स और रिप्लाई करने की जो एबिलिटी है उसको ज़्यादा टाइम लगता है। कोई अगर आपसे बोलेगा तो उसको रिप्लाई करने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो प्रोसेसिंग आपकी यहाँ पर फास्ट होनी चाहिए। स्पीच प्रोडक्शन उसके बाद धीरे धीरे आपका होगा। स्पीच प्रोडक्शन, अर्ली स्पीच प्रोडक्शन होगा, उसके बाद आएगी आपकी बैबलिंग स्टेज, यानी कि आप इंग्लिश में खुद को कंफर्टेबल पाओगे। एक एक 2 वर्ड हल्के से आपके ब्रेन से ऑटोमेटिकली, स्पॉन्टेनियसली, इजीली, क्विकली, इंस्टेंटली, आपको कभी रियलाइज नहीं होगा बट वो निकलते जाएंगे। और उसके बाद आएगी आपकी सर्वाइवल स्पीच की स्टेज। सर्वाइवल स्पीच के बाद इंटरमीडिएट और फिर उसके बाद एडवांस इंग्लिश फ्लुएंसी आएगी। आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा और आपने इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस पर जोर देना चाहिए या नहीं, और देना चाहिए तो वो कौन सी स्टेज में होने के बाद आपने इंग्लिश स्पीकिंग पर फोर्स करना चाहिए, ये भी आपने समझ लिया होगा। सो आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट टॉपिक। बाय बाय।